नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ मधु कल्याण। पटना नाव हादसे के बाद 17 घंटे चला सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। खबर है हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। बोट हादसे में मरने वाले सभी 24 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं बिहार की पर्यटन मंत्री अनीता देवी ने बोट हादसे पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने हादसे को होनी बताया है और वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने का दावा किया। अब तो गोताखोरों द्वारा खोजवाया जा रहा है, ये तो होनी थी, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। उनके परिवार, उनके जो मृतक उनके परिवार के साथ हैं। हम लोग एकदम 100% भरोसा दिलाती हूँ कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा होगी। नाव हादसे पर सोनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि काइट फेस्टिवल के लिए बिहार पर्यटन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन मेला संचालक राहुल वर्मा का दावा है कि उसके पास एम्यूजमेंट पार्क बनाने की परमिशन है और काइट फेस्टिवल में उसका कोई रोल नहीं था। देखिए, चूक की जांच हो रही है, बिल्कुल जांच के बाद पूरी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें सभी पहलुओं पर जांच करके लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। मेला का परमिशन हमारे पास 5 सालों का है, जो मैंने 2012 में लिया था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं शुरू नहीं कर पाया। अभी जब मेरे पास पैसा अरेंज हो गया तो मैं वहाँ पे अभी काम शुरू किया। इसके लिए आप कभी कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। प्रशासन जब चाहे इसका जांच करा ले कि वहाँ पर अभी काम चल रहा है, मेला का शुरुआत नहीं हुआ। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि हादसे के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं और उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कि अगर प्रकाशोत्सव की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो इन 24 लोगों की मृत्यु का भी जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। और मैं तो पूरे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को इसके जिम्मेवार मानता हूं। पर्यटन विभाग ने बिना प्रशासन की इजाजत के मेले का आयोजन क्यों किया? मेले के आयोजन के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर मेला बिना इजाजत के चल रहा था तो सर्किल ऑफिसर क्या कर रहे थे? सीएम होने के नाते नीतीश हादसे की जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? नदी पार करने के लिए पर्याप्त संख्या में नावों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पटना में हुए दर्दनाक नाव हादसे में अपनों को खोने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के शिकार लोगों के परिवार वालों का स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। हादसे में आरती देवी की जान जा चुकी है, उनके साथ उनकी छोटी बच्ची भी हादसे की शिकार हो गई है, जबकि एक बच्ची का इलाज PMCH में चल रहा है। PM मोदी ने हादसे पर दुख जताया और PM रिलीफ फंड ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। नेचर व्यवस्था था सबका, जब सरकार वहाँ कर रही थी तो विभाग को चौक बंद रहना चाहिए था, वहाँ पर देखना चाहिए था नाव बड़ा बड़ा, और इसकी जांच कराएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक भोज में मस्त थे और प्रशासनिक विफलता हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो प्रभावित लोग हैं उन परिवारों को, उनको पूरी सहानुभूति उनके साथ हो और उनको पूरी मदद मिले सरकार की, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरा मेला के दौरान भगदड़ में 33 लोगों की मौत हुई थी। 2012 में पटना में छठ पूजा के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई। 2010 में बिहार के बांका में नवरात्रि पूजा के दौरान 16 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राज्य सरकार पर हादसे की वजहों को छुपाने का आरोप लगाया है। वहीं इस बीच आपको बता दें, फतेह का फतवा में मुफ्ती और मौलाना में फाइट क्यों हुई? देखिए टीवी इतिहास का सबसे क्रांतिकारी शो फतेह का फतवा आज शाम 7:55 से। तुम ड्रेस कोड लाने के लायक हो? बोलिए बोलिए। तुम्हारी कहीं कोई औकात है? आप रिकॉग्नाइज करते हैं सानी मिर्जा के लिबास को? डिस्टर्ब मत करिए। आप लिबास को रिकॉग्नाइज करते हैं? यस या नो?
अभी अभी आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जमीन से मत पढ़ने दो, आप कहेंगे कि होने के रिकॉग्नाइज करते हैं। फास्ट एंड फैक्ट्स में कुछ और खबरें। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। राजनीतिक रूप से अहम यूपी और उत्तराखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी की सभी 403 सीटों के लिए राज्य चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगना बाकी है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए एक जिताऊ प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है। जो भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करने को भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के साथ साथ आज कांग्रेस भी उत्तराखंड के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सीएम हरीश रावत दिल्ली पहुंच गए हैं। नॉमिनेशन के शुरू के दिन तक भी टिकट बढ़ते रहते हैं और इसमें इस बार तो 20 से 27 तक टिकट का समय है और मैं समझता हूँ समय पर टिकट निश्चित रूप से हो जाएंगे। यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तराखंड में राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव 15 फरवरी को कराए जाएंगे। उत्तराखंड में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक नोएडा से विमला बाथम को टिकट मिल सकता है। गाजियाबाद शहर सीट से अतुल गर्ग टिकट पाने वालों की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि उत्तराखंड के लिए बीजेपी की लिस्ट में ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के वो जो 9 बागी विधायक हैं उनमें से कितनों को टिकट मिलता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अपने 61वें जन्मदिन पर माया ने कहा कि मेरा जन्मदिन समाजवादी पार्टी की तरह शाही अंदाज में नहीं होता। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त उनके करीबियों और रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। माया ने अखिलेश सरकार पर भी हमला बोला। नोटबंदी का ये फैसला वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ के तहत ही लिया गया है, ताकि फिर खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के दौरान इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से व इनकी सरकार की अन्य और विफलताओं पर से भी जनता का ध्यान बांटा जा सके कि सपा एक परिवारवादी व एक विशेष समुदाय तथा एक विशेष क्षेत्र की ही पार्टी होने के साथ साथ शुरू से यहाँ पूरे प्रदेश में आपराधिक, अराजक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज ही चलता रहा है, जो अभी तक भी बरकरार है। मायावती के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हम आप बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले एक बार आत्मचिंतन जरूर करिए, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है उसका जवाब तो जनता को आपको देना होगा। लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि विरोधी चुनाव घोषित होने के कुछ महीने पहले ही तमाम हथकंडे अपनाकर जनता का समर्थन लेने की कोशिश में हैं। 2010 में जन्मदिन के दिन नोटों की माला पहनने से मायावती विवादों में आईं। 2011 में विकीलीक्स ने मायावती को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। 1995 में पहली बार मायावती सीएम बनी और अब तक 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अपने जन्मदिन पर मायावती ने अपनी किताब मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का विमोचन भी किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व क्रिकेटर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। सिद्धू ने कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही आज राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने को पार्टी ने सही कदम बताया है। सिद्धू ने आती हुई बाल को देखा, सोचा समझा और जब देखा कि जीत करीब है तो उन्होंने छक्का लगा दिया। और कांग्रेस की ज्वाइनिंग उनकी कुछ इसी तरह की कमेंट्री हो सकती है इस पर। वहीं बीजेपी ने इसे सिद्धू का व्यक्तिगत मामला बताया। अब नवजोत सिंह सिद्धू जी की चॉइस है, इच्छा है उनकी कि वो किस पार्टी को छोड़ रहे हैं और किस पार्टी में जा रहे हैं, ये उनका अपना निजी अधिकार है। सिद्धू चलो शुक्र है, कोई गल नहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिद्धू
अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन पिछले साल 18 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने पिछले साल सितंबर में बीजेपी भी छोड़ दी थी। सिद्धू ने परगट और बैंस बंधुओं के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब मोर्चा बनाया था। आवाज़े पंजाब ने सिद्धू का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ कर लिया। सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा भी थी, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर 1.5 महीने पहले ही कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। देश की रक्षा के लिए हल पर तैयार रहने वाली भारतीय सेना आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही है। आर्मी डे के मौके पर तीनों सेना के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय देने वाले जवानों और शहीदों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सेना को बधाई दी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने एलओसी पर नापाक हरकत करने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति बनाए रखना चाहते हैं, परंतु किसी भी सीज फायर वायलेशन या उत्तेजित करने वाली घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब देने से कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने जवानों के शिकायती वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने दोहराया कि जवान प्रॉपर चैनल के जरिए अपनी शिकायतों का निपटारा करवाएं। अगर किसी भी जवान को किसी किस्म की तकलीफ है तो आपके पास इसे हल करने के लिए संतुलन रखने में साधन प्राप्त हैं। यदि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। सियाचिन में 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने वाले शहीद लांस नायक हनुमंतप्पा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्नीस में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में आर्मी डे की शुरुआत हुई। 15 जनवरी 1949 को ही भारतीय सेना अंग्रेजों से अलग हुई थी। इसी दिन जनरल के.एम. करियप्पा को पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 11 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। हर साल आर्मी डे पर सेना के सभी कमांड हेडक्वार्टर्स और राजधानी दिल्ली में आर्मी परेड और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। उधर बेंगलुरु में प्रेमी की हत्या के बाद एक महिला की खुदकुशी सवालों के घेरे में है। उत्तरी बेंगलुरु में श्रुति गौड़ा को जब उसके पति ने प्रेमी अमित केशव मूर्ति के साथ देखा तो उसे गोली मार दी। वारदात के कुछ समय बाद महिला ने भी एक लॉज में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कल दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच में एक औरत एक गाड़ी में एक इंजर्ड आदमी को, घायल आदमी को सप्तगिरी हॉस्पिटल लेके आती है। वहाँ डॉक्टर चेकअप के बाद बोलते हैं उनको बुलेट इंजरी है और उनकी हॉस्पिटल में आने के बाद में चेकअप पर बताते हैं डेथ हो गई है। हत्या के आरोप में महिला के पति व ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने अमित केशव मूर्ति की हत्या की है। सारा इंक्वायर होने के बाद में उनके पिताजी जो कंप्लेंट है उसके आधार पर सोलदेवनहल्ली स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ है। रात में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने जो एक्यूज जो थे इसमें आरोपी 2 गोपाल कृष्णा और राजेश पिता और पुत्र उनको अरेस्ट किए हैं। उन्होंने जो वेपन यूज़ किया है इसके लिए वो भी हमने सीज किया है। श्रुति अपने घर से एक कार में निकली और पहले से तय स्थान पर प्रेमी अमित से मिलने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पति राजेश ने अपनी पत्नी की गाड़ी ट्रैक करने के लिए उसमें जीपीएस लगाया था। अमित को गोली लगने के बाद श्रुति ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। अमित की मौत के बाद श्रुति ने लॉज में कमरा बुक कराया और घर वालों को फोन कर मिलने बुलाया।